डॉक्टर राजेंद्र पांडे, आपका हमारे स्टूडियो में फिर से एक बार स्वागत है। और जैसे पिछली बातचीत जब हम लोगों की हुई थी तो काफी लोगों को पसंद आई थी, और अब लोगों के बहुत सारे सवाल हैं जिन पर आज हम बातचीत करना चाहेंगे। एक तो ये है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि लॉकडाउन धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें रिलैक्सेशन किया जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि केसेस बहुत बढ़ने लगे हैं, केसेस बहुत बढ़ने लगे हैं। और आज के अगर आंकड़े को देखा जाए, मैंने कल शाम के आंकड़े को देखा जाए तो लगभग 1,30,000 करीब लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं, जिसमें के करीब 60-65 हजार जो है वो मतलब जिनकी कंडीशन थोड़ी सी मतलब ज्यादा वो है मतलब, और कुछ हालांकि हमारे यहाँ डेथ रेट कम अभी चल रही है, लेकिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? हाँ, बेसिकली जैसे ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि इस समय केसेस बढ़ क्यों रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली बात है कि अब जो इंडिया है ये हमारा फेज 3 यानी कम्युनिटी स्प्रेड फेज में एंटर कर रहा है। कोरोना वायरस के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हमें इसके फेजेस समझना बड़ा जरूरी है कि क्या फेजेस है। अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जो फेज 1 होता है इसमें बेसिकली वो लोग होते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल इन्फेक्टेड हुआ और बाहर से वो अपने देश में एंटर किया। अब ऐसे में हमारे पास तरीका होता है कि हम उस मरीज को क्वारंटाइन कर सकते हैं और उसका जो सोर्स है, कहाँ से इन्फेक्शन आया, ये हमें पता होता है, तो हम यहाँ से रोकथाम कर सकते हैं। फेज 2 में अगर जब ये बीमारी एंटर करती है तो ऐसे में जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उनमें ये इन्फेक्शन जो इंडिविजुअल इन्फेक्टेड है उससे फैलता है। तो ऐसे में इसको हम कहते हैं कि लोकल स्प्रेड हो रहा है। लोकल स्प्रेड को भी हम रोक सकते हैं, हमको सोर्स पता होता है, हम उसको रोक लें और साथ में जितने भी लोग जो उसके क्लोज रिलेटिव हैं या फ्रेंड्स हैं उनको क्वारंटाइन करते हैं। फेज 3 होता है, इसको हम कहते हैं कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब क्या है कि सोसाइटी में फ्रीली अब इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, हमें सोर्स का पता नहीं होता है और ऐसी स्थिति में इन्फेक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और चौथा स्टेज होता है एपिडेमिक, जब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ केसेस हो जाते हैं तब ऐसे में हम कुछ नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं कि ठीक है अपने आप इंडिविजुअली इम्यूनाइज होगा। तो बेसिकली इंडिया तो स्टेज 3 में एंटर कर रहा है। ये पहला मुख्य कारण है जिस वजह से जो अभी हमें दिख रहा है कि केसेस में बढ़ोतरी है। दूसरी वजह है कि जो टेस्टिंग है, इनिशियल फेज में अगर हम बात करें तो टेस्टिंग हमारी बहुत ही कम थी। अब इधर गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ी सी टेस्टिंग बढ़ाई गई है। पहले जो कि हजारों में टेस्टिंग हो रही थी, आज जो कि करीबन 30 लाख टेस्ट कर चुकी है। तो उसके हिसाब से हमें थोड़े बढ़े हुए आंकड़े दिख रहे हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि ये भी टेस्टिंग बहुत कम है अगर हम डेवलप्ड वर्ल्ड से कंपेयर करें तो। इंडिया में करीब 30 लाख टेस्ट किए हैं, यानी कि पर 10 लाख पॉपुलेशन पे हम करीब 1600 से 1700 टेस्ट ही कर रहे हैं। यही आंकड़े अगर हम दूसरे देशों से अगर हम मिलाएं तो अमेरिका में लगभग करीब 40,000, यूके में करीब 50,000, रशिया में 50,000 से ज्यादा पर 10 लाख पॉपुलेशन पे टेस्ट कर रहे हैं। यानी अभी भी हमारे टेस्ट बहुत कम है। अगर हम टेस्ट की संख्या और बढ़ा देते हैं तो हमें और ज्यादा पॉजिटिव केस मिलेंगे। तीसरा जो वजह है सबसे मेन कि अब लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील दी जा रही है, इसको खोला जा रहा है। और इवन अभी तो गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट हो गया है कि 12 मई के बाद से ये 5 बड़े शहरों के बीच ये ट्रेनें भी चालू कर देंगे। इसमें ढील भी जाने लगी है, लोगों का आना जाना जैसे स्टार्ट हुआ है तो स्प्रेड उस हिसाब से तेजी से बढ़ा है। एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। इनका कहना है कि अभी भी हमने बर्स्ट नहीं देखा है। ये बर्स्ट जो है ये करीब जून जुलाई के महीने तक ये अपने पीक पे होगा, ऐसा इनका प्रेडिक्शन। तो जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा केसेस, नंबर ऑफ केसेस और ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। बेसिकली ये 3 कारण है। डॉक्टर गुलेरिया का जो ये प्रेडिक्शन है कि जून जुलाई में ये पीक पर होगा, इसके पीछे यही कारण है कि कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो जाएगा और टेस्ट संख्या भी शायद बढ़ेगी। यही 2 मुख्य कारण होंगे जो उनके प्रेडिक्शन का मेरे ख्याल से। डेफिनेटली कम्युनिटी स्प्रेड होगा और शायद गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी भी यही है कि धीरे धीरे अब इसको ये हटा भी देंगे और उसके बाद जो आज की बात हो रही है हर्ड इम्यूनिटी के कंसेप्ट आएंगे कि अपने आप चीजों को हो जाने दिया जाए, लोग इम्पैक्ट होकर ठीक होंगे, उसके बाद चीजें इस वजह से लॉकडाउन में भी ढील देना स्टार्ट हो। हार्ड इम्यूनिटी पे तो मैं थोड़ा अभी बाद में आपसे डिटेल में बात करूंगा।
इससे पहले ये है कि ये जो कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, जैसे शुरू के दिनों में तो ये था कि हमने अपने को घरों में कैद कर लिया, हमने लॉकडाउन का फुल्ली पालन किया। अब जब चीजें खुल रही हैं, बट लेकिन ये है कि लोगों के अंदर इतना मतलब ईगरनेस थी कि जल्दी से ये मार्केट खुल जाए, जल्दी से सैलून खुल जाए, जल्दी से ब्यूटी पार्लर्स खुल जाए, दवाई ओपीडीज वगैरह शुरू हो जाए शहरों में। तो अब तो लोग बाहर निकलेंगे, तो अब ये कम्युनिटी स्प्रेड में लोगों को अपने खुद को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेसिकली अभी भी जैसे जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है ना, हमें इसको भूलना नहीं चाहिए। हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना चाहिए। और इवन जैसे गवर्नमेंट लेवल पे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन को भी इन्फेक्शन रेट के हिसाब से आपको एडजस्ट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर एरिया में इन्फेक्शन रेट अगर अभी कम है तो वहां पे हम थोड़ी सी भीड़ ज्यादा दे सकते हैं, और अगर इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है तो वहां पे हमें इसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। पर्सनल लेवल पे भी लोगों को वही जो हैंड वॉशिंग के लिए हम लोग कहते हैं कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, कभी भीड़ वाली जगह पे ना जाएं, तो इनका पालन अभी भी करना पड़ेगा। मतलब हमें कम से कम 6 महीने साल भर का समय चाहिए अनटिल अनलेस कोई इसके खिलाफ इफेक्टिव दवाइयां या मेडिसिन ना बन जाए, या हम वैक्सीनेशन तक ना पहुंच पाए। तो हो सकता है कि साल, 1 साल 1.5 साल का समय लग सकता है। तो तब तक तो हमें ये चीजें फॉलो करनी चाहिए। ये जो सरकार ने अभी ट्रेनों का आवाजाही शुरू किया है, अभी फ्लाइट्स भी शुरू हो रही हैं, शायद मेरे ख्याल से कल परसों से शुरू हो जाएंगी ये मेरे ख्याल से। तो इनमें जिस मकसद से खोला जा रहा है, मतलब लोगों के अंदर डर है, तो मेरे ख्याल से तादाद में लोग तो अभी मेरे ख्याल से सफर करना अवॉइड ही करेंगे मेरे ख्याल से। जो पढ़े लिखे जो समझदार लोग हैं, जिनकी बहुत इमरजेंसी है, वही जाएंगे। बिजनेसमैन वगैरह भी मतलब हो सकता है वही जाएं, क्योंकि अब तो टूरिज्म वगैरह वाले ऐसे कि चले जाए गर्मी में पहाड़ों पे चले गए, या मान लीजिए हम बरसात के दिनों में केरला की तरफ चले गए, ऐसा ऐसा मेरे ख्याल से शायद लोग खुद ही अवॉइड करेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर इतना जो है वो खौफ तो है ही है। बिल्कुल सही बात है। अब कम से कम टूरिज्म के लिए तो शायद जितना भी समझदार लोग हैं वो तो खैर अब नहीं जाएंगे, और फिलहाल अभी ऐसा करना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें लाइफ रिस्क है, तो अभी तो नहीं करना चाहिए। सही बात। एक सवाल और है जो अभी मैं लैंसेट के कुछ देख रहा था, उसमें ये एक स्टडी आई हुई है कि जिस दवा के लिए बहुत जोर शोर से प्रचार किया गया था, और यूएस प्रेसिडेंट ने भी वो SCQ का बहुत जबरदस्त प्रचार किया, प्रेशर डाला इंडिया पर कि वो दवाइयां उनके पास भेजे, लेकिन वो उतना कारगर तो हुआ नहीं, बल्कि उसके तो साइड इफेक्ट्स भी होने लगे हैं। जहाँ तक दवाइयों की बात करें तो 2 दवाइयों की बहुत ज्यादा जैसे हाईलाइट हुए हैं जिसके बारे में कि शायद बहुत फायदेमंद हैं कोविड डिसीज के लिए। उसमें एक तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है और दूसरी है रेमडेसिविर। अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बारे में अगर बात करें तो इंडियन सिनेरियो में ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने 21 मार्च को इस दवा का यूज रिकमेंड किया, स्पेशली उनके लिए जैसे हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या स्टाफ हैं जो कि कंटेनमेंट एरिया में काम कर रहे हैं। तो उनके लिए उन्होंने डोज गाइडलाइंस भी बनाई और रिकमेंड किया। उनका बेसिक था कि 3 उन्होंने स्टडीज कराई थी जिसके बेसिस पे ये स्टार्ट किया गया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ये इफेक्टिव हो सकती है ये कोविड-19 डिसीज में। उन्होंने जो पहली स्टडी तो खुद ICMR ने कराई थी, केस कंट्रोल स्टडी थी। दूसरी 3 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक स्टडी हुई थी और तीसरी स्टडी एम्स में हुई। इस बेसिस पे स्टार्ट किया। लेकिन अभी रिसेंटली अगर बात करें तो लैंसेट में एक आर्टिकल आया है जिसमें कि टोटल 96,000 पेशेंट्स को एनरोल किया। उसमें से 15,000 पेशेंट में उन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या क्लोरोक्वीन विद कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक जैसे एजिथ्रोमाइसिन कॉमनली हम जानते हैं, तो उन्होंने इसमें रैंडमाइजेशन किया, यानी एक ग्रुप को उन्होंने प्लेसिबो दिया, कोई दवा नहीं दी, और एक 15,000 पेशेंट्स में या तो क्लोरोक्वीन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, और इनमें भी जो मतलब क्लोरोक्वीन प्लस एंटीबायोटिक, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन प्लस एंटीबायोटिक, ऐसे करके 4 ग्रुप हैं। तो इनके जो बाद में, और ये बेसिक स्टडी जो थी, ये डॉक्टर मनदीप मेहरा है, ये हार्वर्ड मेडिकल जो स्कूल है उसके प्रोफेसर हैं, उनका सबसे मेन रोल है। जो स्टडी के रिजल्ट जो है बाद में ये देखा गया कि जो प्लेसिबो ग्रुप है यानी जिनमें कोई दवा नहीं दी जा रही है, तो उनमें मृत्यु दर है वो 9.3 9.3।
लेकिन यही क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ग्रुप में जो डेथ रेट है ये 18 से 24% है, यानी कि उलट इफेक्ट होता है। जिस ग्रुप में हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन दे रहे हैं उसमें मोर्टेलिटी यानी मौतें ज्यादा हो रही है, और वो भी करीब करीब 2.5 गुना ज्यादा। दूसरा कि जितना भी ये क्लोरोक्विन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है उनका एक पोटेंशियल साइड इफेक्ट है, मतलब ये नोन है बहुत पहले से कि ये दिल की धड़कन को इरेगुलर कहती है, तो साइंटिफिक लैंग्वेज में इन्हें हम वेंट्रिकुलर एरिथमियाज कहते हैं। तो ये देखा गया कि जो ग्रुप था जिसमें दवाई दी गई उनमें 6 से 8% लोगों में वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हो रहे थे। तो अल्टीमेटली अब उनका जो लैंसेट की स्टडी है उसका कहना यह है कि ये फायदेमंद कारगर तो नहीं है, लेकिन साथ में इसमें मोर्टेलिटी और वेंट्रिकुलर एरिथमिया यानी कार्डियक प्रॉब्लम होने के चांसेस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन से थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अल्टीमेटली इसका यूज बहुत बेनिफिशियल नहीं और बल्कि नुकसान भी। दूसरी दवा है रेमडेसिविर, जिसके बारे में आजकल बात कर रही है। अब एक रेमडेसिविर पे स्टडी आई लैंसेट में पब्लिश हुई 16 मई को, जिसमें कि टोटल 237 पेशेंट इन्होंने दिए थे। इनमें जो इसके कंक्लूजन निकले कि उन्होंने ये पाया कि रेमडेसिविर जो है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत फायदा उनमें मिला है कि जिनमें अगर हम 10 दिन के अंदर दवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें रिकवरी थोड़ी सी फास्ट हो रही है, ऐसा लैंसेट की स्टडी जो कि 16 मई को पब्लिश हुई थी ऐसा कहती है। और वो कहती है कि ये भी जो फायदा था ये स्टैटिस्टिक्स के टर्म में बात करें तो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं था। लेकिन अभी 22 मई को यानी 2 दिन पहले परसों NEJM न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन इसमें एक बड़ी स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें टोटल करीब 1100 पेशेंट 1063 पेशेंट हैं, ये ग्रुप लिया गया। इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया 550 की। तो इनमें एक ग्रुप को रेमडेसिविर दी गई, एक ग्रुप को नहीं दी गई। तो इसके जो रिजल्ट आए वो थोड़े से पॉजिटिव हैं। इनमें ये देखा गया है कि अगर हम मोर्टेलिटी की बात करें तो जो ग्रुप जिनमें हम दवाइयां नहीं दे रहे हैं तो उनमें मोर्टेलिटी है 12%, यानी मरने के चांसेस 12% है। और जो रेमडेसिविर ग्रुप है इसमें 7.1। दूसरा रिकवरी टाइम की अगर हम बात करें तो रिकवरी टाइम अगर जो एवरेज रिकवरी टाइम है कंट्रोल ग्रुप में जिसमें कोई दवा नहीं दे रहे वो 15 दिन का है, जबकि रेमडेसिविर इसको कम करके 11 दिन कर देता है। स्टिल 1000 पेशेंट या 1100 पेशेंट की स्टडी है और जस्ट उसके 6 दिन पहले लैंसेट पब्लिश करता है कि कोई खास फायदा नहीं है, तो पूरी श्योरिटी से हम ये कह सकें कि रेमडेसिविर इफेक्टिव है, ये अभी कहना बहुत इनिशियल स्टेज है। बड़े पॉपुलेशन ग्रुप की जरूरत है, ज्यादा रैंडमाइजेशन की जरूरत है, जिसमें हम डेफिनेटली कह सकें कि हाँ ये दवा फायदेमंद हो सकती है। मेरा जो अपना पहले रिसर्च का जो अनुभव रहा है, जैसे पहले मैंने सिगरेट वगैरह पे काफी रिसर्च किया था, एक रिसर्च ग्रुप के साथ जुड़ा भी हुआ था। फिर मैंने मोबाइल फोन और वाईफाई वगैरह पे भी मैंने काफी मोबाइल फोन, मोबाइल टावर, वाईफाई पे भी रिसर्च किया। तो मैंने देखा कि कई कंपनियां जो हैं वो स्पॉन्सर करने के लिए बड़ी तेजी से आ जाती हैं कि आपको हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, और जब वो स्पॉन्सर करने की बात करते हैं तो फिर वो अपने तरीके से चीजों को मुड़वाने की कोशिश करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा एक कंपनी का, वो मेरे पास आया ना, ही वाज ट्राइंग टू ऑफर मी लॉट ऑफ थिंग्स, और वो कह रहे थे कि हमने अपना सारा डाटा तैयार कर लिया, आपको सिर्फ साइन करना है उसमें। तो आपको नहीं लगता कि ये जो दवाइयों का मार्केट है आमतौर पर, खास करके मल्टीनेशनल्स का मार्केट है, ये रिसर्च को अपनी तरह से मोल्ड भी कर सकती होंगी, मेरे ख्याल से कर रही होंगी। डेफिनेटली ऐसा होता है। मतलब मुझे तो अपने MD के टाइम की एक बात याद है कि जिस समय हम लोग क्लोरोक्विन में लीवोफ्लॉक्सासिन बहुत कॉमनली यूज ड्रग है, बहुत रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में बहुत यूज करते थे, तो उस समय एक नई दवा आई फ्लूलीफ्लॉक्सासिन। अब फ्लूलीफ्लॉक्सासिन जैसे उस समय लीवोफ्लॉक्स का जो दाम था वो करीब 5 से 6 रुपए का था, फ्लूलीफ्लॉक्सासिन उस समय 54 या 56 रुपए की एक गोलियां। तो उन्होंने काफी कुछ कन्विंस किया कि मतलब जो स्टडीज आई उस समय की ये बहुत फायदेमंद है और इसमें ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है बहुत सारे। लेकिन अल्टीमेटली प्रैक्टिकल यूज के बाद ऐसा लगा कि लीवोफ्लॉक्स से कहीं भी सुपीरियर है, और आज फ्लूलीफ्लॉक्सासिन बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। ऐसा तमाम एंटी हाइपरटेंसिव के बारे में बहुत सारी दवाइयों के बारे में भी। तो ये तो वेल नोन फैक्ट है कि फार्मा कंपनी के प्रेशर में बहुत सारी चीजें होती हैं, इस बात से इनकार नहीं कर। हाँ, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूँ, और मतलब जो इस फील्ड में है करीब वो ये समझते हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं बनेगी या जब तक कोई कारगर दवा नहीं आ जाती है
तब तक तो ये खेल चलता रहेगा, क्योंकि ये पूरी लड़ाई आजकल सिमट करके दावा पेश करने की हो रही है कि हमने जंग जीत ली, हमने ये दवा बना ली, हमने ये वैक्सीन बना ली। तरह तरह की खबरें आई कि इजराइल ने अपना कोई वैक्सीन डेवलप कर लिया, कभी कहते हैं कि अमेरिका ने कर लिया, कभी कोई कहता है कि चाइना ने अपना वैक्सीन डेवलप कर लिया। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है और लोग बाग बड़े इसको लेकर, मीडिया इसको लेकर बहुत उछलने भी लगता है कई बार। और हमारे इंडिया में भी कुछ कंपनियों ने भी दावा किया है कि वो वैक्सीन बनाने की राह पर चल पड़े हैं और जल्दी ही 2-4 महीने में तो वैक्सीन कोई बनती नहीं आमतौर पर। नहीं, मिनिमम टाइम आप मान के चलिए कि 1.5 साल से पहले मार्केट में नहीं आ सकती, क्योंकि वैक्सीन बनना, फिर उसका डिफरेंट फेजेस में ट्रायल होना और उसकी मार्केटिंग होना, इसमें समय लगता है। अगर हम बात करें कि अब 2002 में आपको याद होगा कि सार्स का इन्फेक्शन आया था। 2002 के बाद वैक्सीन के लिए कोशिश तमाम चलती रही और अंततः 2009 के आसपास ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार सार्स की वैक्सीन बनाई। तो उसमें 7 साल का समय लगता है, तो इतना जल्दी तो नहीं हो सकता। जितनी भी इमरजेंसी है तो मिनिमम आप मान के चलिए 1.5 साल तो लगेंगे। एक सवाल और है, मतलब जो कि ये जो टेस्ट होते हैं, जो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, जो मतलब कोरोना के लिए जो टेस्ट करते हैं, अब ये स्वाब लेते हैं टॉन्सिल के आसपास से, नाक से हम लेते हैं। जैसे एफएनएसी में कई बार टारगेट मिस कर जाता है, हम वहां से टारगेट मिस करते हैं और नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है। क्या इस तरह के टेस्ट में भी कई बार ऐसा हो सकता है कि टारगेट मिस कर जाए और नेगेटिव रिपोर्ट आ जाए? तो क्या, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एफएनएसी के लिए तो बोल देते हैं कि आप दूसरी जगह से भी, हम 2 सैंपल भेजते हैं, 2 जगह से टेस्ट मंगवाते हैं उसका। क्या ये उचित नहीं होगा कि यहाँ पर भी 2 बार टेस्ट कराया जाए या दो जगह भेजा जाए? अभी तक तो जो स्ट्रेटेजी जो गवर्नमेंट ने भी अपनाई है या बाकी जगह भी जो अपनाई गई है, तो सिंपल एक टेस्ट के बेसिस पे हम नहीं मानते। हम यूजली 2 या 3 टेस्ट करते ही, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेटेजी में चेंज हो रहा है और रोज नई गाइडलाइंस आ रही है। अब थोड़ा सा और ढील दी गई है कि अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, शायद आगे उसका टेस्ट कराना भी बंद कर दिया। कंफर्मेटरी तो यही है कि आप कम से कम 2-3 बार टेस्ट कराएं, तभी उसमें आ सकता है। और अभी भी बीच में बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, इवन किट को लेके, जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो आया था इसका, उस किट को लेके भी कि उसने काफी सारे फॉल्स निगेटिव टेस्ट किए थे। तो ये तो परेशानी बनी ही हुई है। और खासतौर पे इंडियन सिनेरियो में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो हर शहर में इसके टेस्ट अवेलेबल नहीं है। आप जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, सैंपल को आपको ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर के दौरान ही फॉल्स निगेटिविटी आ जाना, ये भी एक आम परेशानी का काम। मतलब उसमें कम से कम मेरे ख्याल से शायद 2.5 घंटे या 3 घंटे के अंदर टेस्ट हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ है। मैंने हाँ, डेफिनेटली जितना जल्दी आप करेंगे, और या तो आप जो उसके पूरे प्रॉपर प्रिकॉशंस होते हैं उसको मेंटेन करना है। तो हमारे पास अभी इंडियन सिनेरियो में इतना फैसिलिटी या इतना स्ट्रिंजेंट जो मेजर्स होते हैं वो नहीं लिए जाते हैं कि हम प्रॉपरली वो सैंपल को हम ट्रांसपोर्ट करें और उसका प्रॉपर टेस्ट करा पाएं। तो इसलिए कई बार ये सब चीजें देखने को मिली है कि जिनका टेस्ट एक जगह पे निगेटिव आ रहा है, बाद में दूसरी जगह पे पॉजिटिव आ जा रहा है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बदलाव। अब एक आखिरी सवाल जिस पर थोड़ा मुख्य फोकस करना है, ये हार्ड इम्यूनिटी। मुझे तो ये बड़ा अजीब सा वर्ड लगता है, उसी तरह से जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। ये कंसेप्ट ही मुझे मतलब एक्सेप्ट नहीं मैं कर पाता हूँ। तो ये हार्ड इम्यूनिटी जो है, अभी तो चूंकि हमारे यहाँ कोई वैक्सीन नहीं बनी है, इसकी कोई दवा भी नहीं है, तो यानी कि मतलब हम पॉपुलेशन को खुला छोड़ दें, मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ, और वो करीब 60% लोगों को इन्फेक्ट कर दें और एंटीबॉडी डेवलप हो जाए। ये भी एक मतलब एक प्रिजम्पशन ही है, मतलब एजम्पशन ही है कि इम्यूनिटी डेवलप भी हो जाएगी और 40% लोगों को हम बचा लेंगे। आपकी इस पर क्या राय बन रही है? सबसे पहले तो जैसे हमें समझना पड़ेगा हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है। हर्ड इम्यूनिटी का बेसिकली मतलब ये है कि अगर पॉपुलेशन के अंदर प्रोटेक्शन, यानी जो प्रतिरोधक क्षमता है, अगर ये डेवलप हो जाए तो वो पॉपुलेशन प्रोटेक्ट हो सकती है। इसके लिए मानना ये है कि 70 से 90% के बीच में अगर जो पॉपुलेशन है उसमें अगर इम्यूनिटी है तो वो डिसीज उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। 70 से 80% इम्यूनिटी होने का मतलब क्या है कि मान लिया कि 5 में से हर 4 आदमी जो है वो प्रोटेक्टेड। अब जो प्रोटेक्टेड है 4 आदमी, वो ना तो अगर इन्फेक्शन उसको होता है तो उसको डिसीज नहीं डेवलप होगी, दूसरा वो ट्रांसमिट नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगा।
इसका कंसेप्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी कि जैसे जापान ने इस चीज़ को लागू किया तो उनके यहाँ केसेस 16,000, ठीक। तो और वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। फिर दूसरा एक कंट्री है स्वीडन। स्वीडन ने इसको एज ए अपना मॉडल ही बना लिया है। तो अब स्वीडन के बारे में आगे क्या हुआ ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इंडियन सिनेरियो में बात करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें। अब एक यहाँ पे इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस। उनका मानना ये है कि करीब अगर 61% पॉपुलेशन इम्यूनाइज हो जाती है तो कोरोना हमारे लिए परेशानी का सबब नहीं है। लेकिन इंडियन सिनेरियो में परेशानी क्या है इस कंसेप्ट में कि हर्ड इम्यूनिटी का पहले तो जो कंसेप्ट या जो ये वर्ड यूज किया जाता है ये वैक्सीनेशन के संबंध में यूज किया जाता है। जब भी हम कहते हैं कि किसी कम्युनिटी को हम 90% वैक्सीनेट कर देंगे, जो हम आमतौर पे जो हमारे हेल्थ प्लान होते हैं उसमें टारगेट रखते हैं, तो वो कम्युनिटी प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो उसका ये डायरेक्ट इस तरह से कि इन्फेक्शन हो जाने दें, इस कंसेप्ट में यूज नहीं करते हर्ड इम्यूनिटी। दूसरा कि उन बीमारियों के लिए ये कंसेप्ट एक बार फिर भी ठीक है जो कम घातक है, जैसे कि मान लीजिए कि फ्लू है या मीजल्स है, तो इसके लिए ये कम घातक बीमारियां हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगी, तो एक बार होने देते। लेकिन कोरोना के संदर्भ में अगर बात करें तो अभी तक जो इसके जो मोर्टेलिटी डाटा है, तो इनिशियल स्टेज में आप देखिए हमें इसका मोर्टेलिटी डाटा ज्यादा है और वो भी हमें क्लियर कट अनुमान नहीं है कि कितना है। इनिशियल स्टेज में डब्ल्यूएचओ कहता है कि 2 से 3% है, बाद में वो कहता है ये 5 से 6% है। अब जितनी भी स्टडी आ रही है किसी में 9%, किसी में 10%, किसी में 12%, ये भी स्टडी वो वहां की है जो कि डेवलप्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। यानी इंडियन सिनेरियो में तो और ज्यादा भयावह स्थिति होगी, हम मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा मान सकते हैं। दूसरा कि एक तो मोर्टेलिटी ज्यादा होने का चांस है। अब अगर हम जैसे कंपेयर करें कि हम इंडियन सिनेरियो में हमारी पॉपुलेशन टोटल है एक वन एक पॉइंट एक थ्री जीरो हाँ, हाँ, अगर एक सौ उसका अड़तीस 138 करोड़ है इस समय। हाँ। हाँ 138 करोड़, 138 करोड़ पॉपुलेशन में हम 70% लोगों को डिसीज हो जाने देते हैं, इन्फेक्ट हो जाने देते हैं। और हम मानते हैं कि एवरेज मोर्टेलिटी 10% है, तो अगर इसका 10% हिस्सा, यानी कि 138 करोड़ का 70% पहले इन्फेक्ट हो, उसका 10% हिस्से में मोर्टेलिटी हो जाएगी, तो ये बहुत 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 बड़ी संख्या बनी। दूसरा प्रॉब्लम कि स्वीडन ने ये कंसेप्ट अपनाया। स्वीडन एक बहुत छोटा सा देश है जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है बहुत ज्यादा, यानी बहुत कम मात्रा में। तो अगर यहाँ पे होता है तो सीरियस मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। ये इन सीरियस मरीज को अस्पताल की जरूरत होगी, तो हमारे पास अस्पताल में इतने बेड्स नहीं होंगे कि हम उनको प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करा पाए। यानी कि अगर हम इन्फेक्शन फ्रीली होने देंगे और इस बेसिस पे इंतजार करेंगे कि अपने आप हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी, तो जो सीरियस वाले पेशेंट आ रहे हैं जिनको हॉस्पिटल की जरूरत है, हम उनको हॉस्पिटल नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनमें भी मोर्टेलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ऐसा अगर हम कहें तो इतिहास में हमें पहले सिखाया भी है कि एक बार 1918 में जब इन्फ्लुएंजा की पेंडेमिक आई थी, तो बेसिकली उस समय तो वैक्सीन नहीं बनी थी, तो हर्ड इम्यूनिटी के कंसेप्ट से ही शायद मोटा मोटी चले होंगे। तो उसमें देखा गया कि वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन अफेक्ट हुई और 5 करोड़ लोगों की डेथ हो गई। तो अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये कंसेप्ट इसमें इतना फेवरेबल नहीं है। दूसरा जो सबसे अगेंस्ट पॉइंट है कि जैसे मीजल्स की हम बात कर रहे हैं या मम्स की बात कर रहे हैं कि इसमें हम ठीक है होने दे सकते हैं, ठीक, इससे हमें एक बार इम्यूनाइज हो जाने के बाद लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें टेटनस की, अगर टेटनस किसी को हो जाता है उसके बाद उसकी इम्यूनिटी कितने समय तक लास्ट करती है, बहुत कम समय तक। अगर 1-2 साल गुजर जाते हैं आपको फिर से टेटनस का इंजेक्शन देना पड़ता है। तो ये जो वायरस कोरोना है इसके बारे में हमें नोन ही नहीं है कि इसकी इम्यूनिटी कितने समय तक लास्ट करेगी। तो हम केवल इसी बेसिस पे कैसे छोड़ देंगे कि पूरी पॉपुलेशन को अफेक्ट होगी। और तीसरा जैसे फ्लू जैसी बीमारियां हैं, तो फ्लू जैसी बीमारी का रूटीन वैक्सीनेशन हम नहीं कराते हैं। रूटीन वैक्सीनेशन इसलिए नहीं यूज करते हैं कि हर साल एक तो उसका वायरस बदलता रहता है, कभी सार्स है, कभी इन्फ्लुएंजा है, कभी मर्स है। और उसका भी जो वैक्सीन भी हम बना रहे हैं तो वो 1 साल के लिए प्रोटेक्शन हमें दे रहा है या 6 महीने के लिए दे रहा है, ये भी हमें पता नहीं। अब आते हैं हम स्वीडन के एग्जाम्पल पे बात करते हैं कि जहाँ पे टोटली उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट अपनाया और उस मॉडल को लेके काफी ज्यादा चर्चा है। स्वीडन ने अपना सारा मार्केट, रेस्टोरेंट पूरा खोल दिया, सारा ट्रेवल ट्रांसपोर्ट सब कुछ खुला हुआ था वहाँ। तो अभी तक जो वहाँ की हेल्थ अथॉरिटी से जो रिपोर्ट आ रही है वो यही है कि इतने समय तक, मतलब इतना टाइम बीत जाने के बाद भी करीब 20 से 25% लोगों में ही एंटीबॉडीज पाई गई है। यानी अभी आपको इंतजार करना है कि वो कम से कम 70% हो जाए। तो इसके लिए वहाँ के हेल्थ ऑफिशियल्स का ही कहना है कि इसमें करीब 18 से 24 महीने लग जाएंगे। यानी कि हम 1.5 से 2 साल और इंतजार करें और सबको ऐसे ही इन्फेक्शन होने दें।
फिर वहाँ अगर केस फैसिलिटी की बात करें तो 23 मई के आंकड़े हैं, करीब 34,000 लोग वहाँ पे इन्फेक्टेड हो चुके हैं और 4,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। ये डेथ रेट अगर हम इंडिया में कंपेयर करें तो अभी उनके मुकाबले हम कम हैं, हो सकता है अंडर रिपोर्टिंग हो, लेकिन स्टिल ये मॉडल कितना सक्सेसफुल होगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है और ज़्यादातर लोग इसे बहुत ही डेंजरस बता रहे हैं। इवन WHO के डायरेक्टर हैं फॉर इमरजेंसी प्रोग्राम डॉक्टर माइक रेयान, उनका कहना यह है कि ये बहुत ही डेंजरस कैलकुलेशन है और स्वीडन का जो मॉडल है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। इंडियन सिनेरियो में तो और ज्यादा ही मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, इतने सारे पेशेंट्स के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। तो कुल मिला के इसकी यही बात है कि मे बी हम इसकी बात तो कर रहे हैं लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं। 1% भी बहुत भयानक आंकड़े हो जाएंगे। और क्या सरकार, क्या सोसाइटी इसको अफोर्ड कर पाएगा? मेरे ख्याल से तो शायद नहीं अफोर्ड कर पाएगा। बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर पाएगी। अभी उड़ीसा के जो हेल्थ एडवाइजरी उसमें डायरेक्टर हैं डॉक्टर, उनका नाम है डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। अब ये इनके बारे में जानकारी के लिए बता दूं कि WHO की फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोना डिसीज की एक कमेटी है, इंटरनेशनल कमेटी है, उसके ये इंपॉर्टेंट मेंबर। अब इनका कहना ये है कि अभी भी हमें डिसीज कंटेनमेंट और एंड प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप, इस पर ध्यान देना चाहिए। डिसीज कंटेनमेंट का मतलब ये है कि जितने भी अभी जैसे केसेज हैं उनको भी हमें सेग्रीगेट करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए। और जो वल्नरेबल ग्रुप यानी जिनकी एज 50-60 साल से ऊपर है या जिनको कोई पुरानी बीमारी है या जिनका इम्यून स्टेटस अच्छा नहीं है, ऐसे लोगों को हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग को तब तक हमें मेंटेन करना चाहिए जब तक हम इसके लिए कोई इफेक्टिव मेडिसिन या वैक्सीन डेवलप नहीं कर सकते। इसमें ये भी हो सकता है कि 6 महीना लगे, साल भर लगे या 1.5 साल लगे। ऐसे में हमें इन्फेक्शन रेट के आधार पर तय करना चाहिए कि किसी जगह पे हमें ये जो रेस्ट्रिक्शन है कितने खोलने हैं। जहाँ पे इन्फेक्शन रेट कम है वहाँ पे हम थोड़ी ज्यादा ढील दे सकते हैं, जहाँ पे इन्फेक्शन रेट ज्यादा है वहाँ पे हम थोड़ी कम ढील दें और इनको अभी भी फॉलो हो। मतलब कि अगर ये धीरे धीरे ढील दे रहे हैं तो सरकार को और जो अथॉरिटीज को इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कि जहां पर इन्फेक्शन कम है वहां तो चलो थोड़ा रिलैक्स कर दिया हमने ज्यादा, लेकिन जहां पर इन्फेक्शन ज्यादा है वहां पर अभी भी स्ट्रिक्टनेस बरती जाए, लोगों को मास्क बिना पहने ना निकलने दिया जाए और फिजिकल डिस्टेंसिंग अच्छी तरह से पालन किया जाए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोग ना जाएं। मतलब आप यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी अगर क्योंकि ये करते हैं अब इसका जैसे जो दूसरा पहलू है कि इकोनॉमिक लॉस बहुत हो रहा है या हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अफेक्ट हो जाएगी, डेफिनेटली अफेक्ट हो रही है। लेकिन जब लोग ही नहीं रहेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अभी भी अच्छा तो यही है कि गवर्नमेंट और पूरा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ पूरी पॉपुलेशन को इन्वॉल्व होके जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको अभी भी थोड़े समय के लिए और फॉलो करना चाहिए, 6 महीने साल भर, जब तक इसकी कोई इफेक्टिव वैक्सीन या दवा नहीं आ रही। चलिए, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और काफी अच्छी जानकारी आपने दी। हमारे दोस्तों को और हमारे दर्शकों को काफी अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।